आज हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों नेचर शो करता है, दोनों फील्ड रखता है। तो उसके बाद जो हुआ वो उसमें कुछ सक्सेस मिला, कुछ अनसक्सेस मिला, ठीक है, कुछ फेलियर मिला। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि क्या सक्सेस मिला, क्या फेलियर मिला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में सक्सेस जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हुआ। ये जो थ्योरी है ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया द इंटरफेरेंस जो लाइट का प्रॉपर्टी है उसे, और डिफ्रैक्शन इसको। लेकिन ये फेल हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, कोई किसी सॉलिड में कितना हीट कैपेसिटी हीट का स्टोर करने का क्षमता है, वो टेम्परेचर से उसका क्या फंक्शन है, इसको हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसको, और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, किसी एटम का लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है, इस चार प्रॉपर्टी को ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसके द्वारा कोई भी रेडिएशन जो होता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड is a black body, the radiation emitted is called black body radiation। अब सवाल आता है, सर ब्लैक बॉडी क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी उस सब्सटेंस के, कोई भी सब्सटेंस, अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस है, इसको हम लोग हीट किए, कुछ समय बाद इसका कलर चेंज होगा, ये हीट को एब्जॉर्ब करके लाल हो जाए, उसका पीला हो जाए, ठीक है। तो हीट को एब्जॉर्ब करे, अब जब उसको ठंडा करने लगे तो टोटल जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितना हीट एब्जॉर्ब किया, टोटल अमाउंट ऑफ हीट अगर वो सराउंडिंग में इमिट कर दे तो इस बॉडी को हम कहेंगे हीट एनर्जी। तो होता क्या है, ब्लैक बॉडी क्या है, इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब टोटल जितना हीट इसको मिल रहा वो टोटली एब्जॉर्ब कर ले, एंड परफेक्ट रेडिएटर, मतलब जितना हीट एब्जॉर्ब किया वो टोटली इमिट भी कर दे, मतलब ले भी पूरा और दे भी पूरा, कुछ जो भी मिले वो पूरा पूरी एब्जॉर्ब करे, और जो मिल जाए वो पूरा पूरी हम दे दे। तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, दैट इज विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी। किसी भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रहे वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा, और जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही इमिट कर दे, तो वो बॉडी कहलाएगा ब्लैक बॉडी, और इसके द्वारा जो रेडिएशन हो रहा है वो रेडिएशन कहलाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है, दैट इज, जो कि इंटेंसिटी जो होता है, देखिए एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्या, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका इंटेंसिटी जो है, ये जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ना ही इसका फ्रीक्वेंसी पर। तो इंटेंसिटी, इसका जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर या इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत आसान है,
कुछ नहीं है, एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल का पीस है, उसमें अगर हम लोग लाइट रे इंसिडेंट करें, लाइट इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, इसमें लाइट इंसिडेंट करें तो इसका कुछ अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल पीस के ऊपर में, तो इससे देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? व्हेन रेडिएशन विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट strikes the surface of a metal, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect, and the electron emitted are called photoelectron. तो क्या है कि कुछ फ्रीक्वेंसी जो कि डिजायर्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मान के चलिए जैसे किसी से कोई काम करवाना है, तो मान लीजिए ये एक्स वाई के पास गया, बोले भाई ये काम कर दो, तो वाई बोलेगा नहीं इतना मान लीजिए इसको बोलेगा नहीं मेरे को 10 रुपया का डिमांड है, ठीक है। अब ये अड़ गया है, हम 10 रुपया लेवे करेंगे, तो क्या करेगा? ये बोलेगा नहीं तुम 6 रुपये ले लो, तो वो काम करेगा, बोलेगा ये सूटकेस यहाँ पहुँचा दो एम के पास, तो वो नहीं जाएगा। कब तक? बोले 9 रुपये ले लो, 9 रुपये में नहीं जाएगा। जब तक उसके पास 10 रुपया नहीं मिलेगा वो ना यहाँ से हिलेगा और ना कोई काम करेगा। हाँ, अगर 9 रुपया भी दे तो क्या करेगा? 9 रुपये ले लेगा और कुछ काम करे भी नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से अगर ये इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट से अगर कम है तो वो लाइट वो ले लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी जैसे आप यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, एनर्जी जो होता है वो होगा E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ ये एनर्जी को हम लोग W से लिखते हैं, W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इतना एनर्जी से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ज़्यादा है दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है। तो एनर्जी निकलेगा और जो सरप्लस एनर्जी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल जाएगा। मतलब कि इतना एनर्जी को रखा, एनर्जी कुछ मिला, अगर कम है तो नहीं होगा, ज़्यादा या बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, ज़्यादा है तो इतना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह का एनर्जी है, तो बोल सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इसको बोलते हैं एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाएगा एच न्यू नॉट, ये किसी मेटल का है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपल सा है कि ये जो एनर्जी है ये बराबर होगा किसका? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको वर्क फंक्शन बोले, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। इससे देखिए कि अगर वर्क फंक्शन, कोई मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, ठीक है, लाइक सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अपना ऑक्टेट पूरा करके, तो अपना ऑक्टेट अपना नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो सोडियम का सिगारा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो रेडी है देने के लिए, तो इसका एनर्जी वर्क फंक्शन कितना होगा? बहुत कम होगा। तो क्या होगा? थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले जाओ, ठीक है।
तो इस टाइप का मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे देखिएगा किसी पर्टिकुलर मेटल का हर अपना अपना वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वेलोसिटी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो बोलेगा इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहाँ नंबर बढ़ रहा है, अगर इंटेंसिटी को बढ़ा, इसका तीव्रता को बढ़ा दिया जाए, किसका, इंसिडेंट लाइट का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धाए धाए निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए तो इस काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका इंटेंसिटी को बढ़ा, देखिए यही फॉर्मूला से दिख रहा है, किसी मेटल का, फिक्स मेटल का वर्क फंक्शन सेम होगा, वर्क फंक्शन फिक्स रहेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है किसका, वेलोसिटी का स्क्वायर का, या फिर काइनेटिक एनर्जी का प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी वैसे बढ़ते जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है एनर्जी और इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन यही यहाँ पूछता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है। ऑप्शन दे देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोलेगा पहले कितना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन निकलता था और उस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और एग्जामिनर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका जो ग्राफ है कैसे बनेगा ग्राफ, ये देखिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इधर है और एनर्जी इधर है। तो कुछ एनर्जी दिए, ये एनर्जी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा और बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा और बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ा। एक सर्टेन पॉइंट आया, इसको बोलते हैं न्यू नॉट, क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी के साथ निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। इसी का अपोजिट अगर इंटेंसिटी और एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो आपका इस तरह से बनेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एनर्जी पे ये अगर इंटेंसिटी है और ये एनर्जी है तो एनर्जी फिक्स रहेगा। इंटेंसिटी को कितना बढ़ा दीजिए, एनर्जी फिक्स। देखिए स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम अभी तक हम लोग जैसे समझते हैं कि कोई भी लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से, कोई भी वाइट लाइट को प्रिज्म से पार करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स एक पैटर्न बनता है, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ्स का लाइट का जो क्या बोलते हैं, लाइट डिफरेंट 7 कंपोनेंट में टूट जाता है और एक स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग व्यूअर से भी समझते थे। तो इसी तरह से रेडिएशन जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख रहे हैं, इसमें भी स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। और इसमें देखिए उसका पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब पढ़ाई को करने के लिए, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसे माइक्रोस्कोप होता है वैसे स्पेक्ट्रोस्कोप इक्विपमेंट को स्कोप बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। और जो हम लोग को जो फोटोग्राफ मिलता है, देखिए जैसे जो फोटो खिंचाने पे जो हम लोग को हार्ड कॉपी मिलता है, तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ। द फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और सिंपली स्पेक्ट्रम ऑफ अ गिवन रेडिएशन। किसी भी
रेडिएशन का वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो 3 चीज सीखे। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको बोलते हैं, तो वो पढ़ाई जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में डील करे। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जो भी वेवलेंथ को सेपरेट कर दे, जैसे कि व्हाइट लाइट में 7 कलर विबग्योर बनता था, इसमें जो है इसको डिफरेंट रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ में सेपरेट आउट कर दे, उस इक्विपमेंट को बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। और जो यहाँ पर जो स्क्रीन लगा के हम लोग इसका फोटो खींच लिए, ठीक है, ये जो ग्राफ बना, ठीक है, इसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। द फोटोग्राफ ऑफ द इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और सिंपली स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, क्या क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम कोई लाइट सोर्स का हम लोग स्पेक्ट्रम बनाए, स्पेक्ट्रम प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराएं और उसका डिफरेंट वेवलेंथ का एक ग्राफ बनाए, स्पेक्ट्रम बनाए, एक कोई सोर्स ऑफ लाइट का, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट सोर्स बोल सकते हैं, डायरेक्ट सोर्स उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब नाम से समझ में आता है, एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई भी लाइट जो आ रहा है उसको किसी केमिकल से पास करा के उसका कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को, सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करा ले और एक अलग सा स्पेक्ट्रम बनाए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सिंपली देखिए एक करके। अब इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का, क्या क्या, कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस में कुछ नहीं, जैसे एक वाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास कराएं और ये पास होने के बाद 7 कलर्स में ये तो इस तरह से जो 7 कलर मिल रहा है, विबग्योर, ये जो 7 कलर मिल रहा है, सिंपली इसको डायरेक्ट व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे, तो लाइन स्पेक्ट्रम जैसे मानिए यहाँ पर ये वाइट लाइट नहीं हो, वाइट लाइट की जगह पर क्या हो, सोडियम को एक बर्नर में हम लोग जलाएं, ठीक है, बर्नर है, ये बर्नर में हम लोग सोडियम को लेकर सोडियम जलाएं, सोडियम ये जल रहा है, सोडियम को जलाएं, इससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग इधर विबग्योर नहीं बनेगा, सोडियम चूंकि येलो लाइट देता है, तो सोडियम जो लाइट देगा उससे जो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट मिलेगा, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ नहीं, अलग जो पैटर्न बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे, ये जो लाइट है, ठीक है, इसको इस प्रिज्म से पास कराने से पहले कोई सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करा लेंगे, ठीक है, केमिकल सॉल्यूशन में। इसका रीजन क्या है एब्जॉर्ब कराने का, कि हम लोग को एक सर्टेन पैटर्न में बने इस टाइप का, कुछ बीच का पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है, बीच का पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले। खत्म कैसे होगा, ये केमिकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये लाइट को जब किसी केमिकल, ये NaCl सॉल्यूशन का केमिकल है, केमिकल में इंट्रोड्यूस करा के एब्जॉर्ब करा लिया जाता है और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो इसको जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन इसका नाम पड़ गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। इसमें क्या है, हम लोग जैसे बात की है थोड़ी देर पहले कि इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस और एक लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि
किसी सोर्स, तो इमिशन में तो क्या, किसी कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, डायरेक्ट लाइट सोर्स चाहिए, उससे जो रेडिएशन निकलेगा या लाइट जो आएगा उसको हम लोग प्रिज्म से गुजार के डिफरेंट वेवलेंथ्स में तोड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन में दो टाइप का आया, क्या, तो कंटिन्यूअस और दूसरा लाइन। कंटिन्यूअस में तो डायरेक्ट लाइट सोर्स हो गया, और लाइन स्पेक्ट्रम, हाँ लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोग बात किए एग्जांपल में, सोडियम को हम लोग जलाएं और उससे जो लाइट इमिट हुआ उसके हम लोग गुजारे प्रिज्म से। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में रिड्यूस प्रेशर करके हम लोग पास करवाएं, तो इससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा उसको एक नैरो स्लिट से हम लोग पास करवाएं, और इसको उस रेडिएशन को हम लोग प्रिज्म से गुजारें। तो देखें कि इस टाइप का, तो ये एक तरह से क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम बना किसका, हाइड्रोजन गैस का, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग इसको कहेंगे। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिला हम लोग को, वो कुछ इस तरह से दर्शाता है कि इसमें 5 सीरीज बनता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफंड सीरीज, पी फंड सीरीज। इसमें लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेंज में आता है, बाल्मर सीरीज जो होता है विजिबल लाइट के रेंज में आता है, और पाश्चन, ब्रैकेट और पफंड ये तीनों जो है आपका इंफ्रारेड, जो एग्जामिनर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है कि लाइमन सीरीज किस जोन में आता है, तो आपको देना है आंसर अल्ट्रावायलेट जोन, ठीक है। बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट, पाश्चन, ब्रैकेट और पफंड जो है ये तीनों के तीनों आपका इंफ्रारेड जोन में आता है। तो खासकर बाल्मर सीरीज पूछा जाता है एग्जाम में कि किस रीजन में आता है, तो आपको उसमें देना है आंसर कि विजिबल रीजन में आता है, विजिबल लाइट के जोन में आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि लाइमन सीरीज का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो n का जो वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेकर कोई भी n1 को आपको 1 हो जाएगा, n2 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। n2 इसमें बाल्मर सीरीज में पूछेगा तो बाल्मर सीरीज में n1 = 2 होगा, पाश्चन में n1 3 होगा, ब्रैकेट में n1 4 होगा, पफंड में n1 5 होगा, और उसके ऊपर n2 उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे एक रिडबर्ग फार्मूला दिया गया है, ये जो बताता है रिडबर्ग फार्मूला, ये आपका वेव नंबर निकालने का फार्मूला है। तो वेव नंबर = 1 बाई वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो वेव नंबर = 1 बाई लैम्डा r × 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, वेयर r इज अ constant called Rydberg constant, its value is 109677 per centimeter, ठीक है। तो क्वेश्चन माने इस तरह से दिया कि बाल्मर सीरीज में आपका ये लाइमन सीरीज में है, ठीक है। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन गया थर्ड ऑर्बिट में मूव किया, तो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर निकाले या वेवलेंथ निकालिए, तो 1 बाई लैम्डा = रिडबर्ग कांस्टेंट 109677, ठीक है, पर सेंटीमीटर होगा। और लाइमन सीरीज की अगर बात करें तो लाइमन में n1 = 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का बोलेगा थर्ड ऑर्बिट में जंप किया, तो तीसरा नंबर ऑर्बिट तक, तो n2 का वैल्यू 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/9 इसको, और ये हो गया 109677, ठीक है, = 109677 और 9 - 1/9 दैट इज 8/9। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको निकल जाएगा 1 बाई लैम्डा, ये न्यू बार दैट इज वेव नंबर निकला, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1 बाई कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा इस तरह से हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पफंड। लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, पाश्चन इंफ्रारेड, पाश्चन, ब्रैकेट और पफंड तीनों इंफ्रारेड में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम मिले जो लगे आपको कि मैं बता सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए,
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व करके आपको दे सकूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स।